परसों आपका एग्ज़ाम है, लेकिन जो प्री का दिन है ना, 16 जून का दिन है ना, उसको भी आपको एज़ अ नॉर्मल डे ही ट्रीट करना है। बहुत ज़्यादा ओवर हाइप मत करो कि मुझे उस दिन जाके जंग लड़नी है और सबको हरा के आना है। सिंपली आपको जाके पेपर देना है, जो अब तक आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है और आप हर चीज़ एफिशिएंटली अप्लाई कर पाओ। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम हॉल माइंडसेट है ना, एग्ज़ाम डे माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हो, अपने आप को, अपने मन को काम रखो। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करना। देखो, वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। और जो आपका माइंडसेट है उसको काम रखना, खुद को कंपोज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज से पहले मैंने आपको कई बार बोला कि आप ये मैनिफेस्ट करो कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस पेपर, बट आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ये सोचो, ये मैनिफेस्ट करो कि पेपर चाहे कैसा भी आए, कितना भी वेग आए, कितना भी डिफ़िकल्ट आए, बट जो भी होगा आप संभाल लोगे। और आप संभाल लोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटी। खुद से बोलो, खुद को रिपीट मोड में ये समझाते रहो, जो होगा जैसा होगा संभाल लेंगे, जो होगा उसको टैकल कर लेंगे। पूरे शिद्दत से, पूरे कॉन्फिडेंस से आप कमेंट करो कि जो भी होगा ना संभाल लेंगे। देखो, आपने जितनी पढ़ाई की है, जितना मेहनत किया अब तक, वो आपका 50% बनाता है। जो बाकी का 50% है वो आपके डी डे, एग्ज़ाम के दिन की परफॉर्मेंस बनाएगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको डी डे में कैसे अप्रोच करना है। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, जैसा आप सोच के गए हो वैसा पेपर नहीं आया है, तो आपको क्या करना है। जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रख लो आप बस। एडमिट कार्ड ले लेना, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लेना, आईडी प्रूफ ले लेना, जो आपने एडमिट कार्ड में लिखा होगा ना वो वाला आईडी ले लेना, प्लस उसका एक फ़ोटो कॉपी ले लेना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना और एक एनालॉग वॉच ले लेना। ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही है, बस एक बार ध्यान दे देना। ना देखो, एक बात सच है कि एग्ज़ाम आपका भले ही 16 तारीख को है, बट एग्ज़ाम आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। योर एग्ज़ाम विल स्टार्ट अ डे बिफोर एग्ज़ाम। एनजाइटी एकदम पीक पे रहती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको याद नहीं आ रहा है, चीज़ें पढ़ी हुई भूल जा रहे हैं, जो हम नहीं पढ़े हैं कहीं पेपर उसमें से ना आ जाए। तो देखो, ये सबके साथ होता है, हर एक बंदे के साथ होता है, सबके दिमाग में यही घूम रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, हर कोई इसको फेस कर रहा होगा। आपने पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, तो एंजाइटी तो आपको होगा ही। बट देखो, बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं लास्ट दिन सब कुछ रिवाइज़ कर लूँगा। चीज़ों को काम रखना है, मन को काम रखना है, दिमाग को ओवर स्ट्रेस नहीं देना है। नहीं तो क्या होता है, बिना कुछ पढ़े हमको बर्नआउट फील होने लगता है। तो बहुत कुछ मत सोचना कि लास्ट के दिन मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लूँगा। बस आप क्या करो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो आप पीवाईक्यूज़ को पलट के देखो। बिकॉज़ मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैंने हज़ारों लोगों से बात की है कि जब भी आप पीवाईक्यूज़ देखते हो ना, तो आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत कम हो जाती है। आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, आपको पता होता है कि जो क्वेश्चन बना है हो सकता है उसमें से कुछ रिपीट हो जाए, हो सकता है इसी में से कुछ आगे पूछ ले। तो इसीलिए आप पीवाईक्यूज़ पे एक नज़र देते रहना। और हो सके तो जो मेरी हाई टॉपिक्स की सीरीज़ है, जो हंट सीरीज़ है, उसको आप लैपटॉप पे लगा के आराम से 2x पे सुन लेना। पैसिव लिसनिंग करना, बहुत ज़्यादा आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहना, जो बोला जा रहा है उसको दिमाग में जाने देना। देखो, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि लास्ट डे कुछ मत पढ़ो, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। आप बिल्कुल छोड़ के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये कहना है ना कि आप उस जोन में रहना। क्या होता है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार कल पेपर है, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और आप खुद को ना पढ़ने के लिए भी फोर्स करते हो। पढ़ाई करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, और पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर डर लगता है। इसीलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उन पे ध्यान देना। जो चीज़ आपको स्ट्रेस ना पहुंचाएं, जो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, वो करना। इसके बाद देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम डे, स्लीप एट नाइट। क्या होगा ना कि एग्ज़ाम से पहले आप सबसे सुनोगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, ताकि एग्ज़ाम में जाके आपका दिमाग काम करे। देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 8 घंटा, 9 घंटा सो लिए, आराम से फ्रेश होकर आप एग्ज़ाम देने गए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट ये एक आइडियल सिचुएशन है और हमेशा आइडियलिज़म एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं कई लोग को जानता हूँ जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले 10 बजे, 9 बजे सोना स्टार्ट कर देते हैं, बट पूरे रात सिर्फ करवट बदलते रह जाते हैं, नींद नहीं आती है। और देखो, ये बहुत पॉसिबल है, ये हाईली पॉसिबल है कि हो सकता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको नींद ना आए। तो इस चीज़ को लेके खुद पे बर्डन बिल्कुल नहीं डालना है। हम इतने बार ये चीज़ सुन लेते हैं ना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सो के जाना है, बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है, 10 घंटे सो के जाना है, 12 घंटे सो के जाना है, कि मान लो हमको नींद नहीं आएगी तो इसी का बर्डन होने लगता है कि यार मैं सोया नहीं हूँ, मैं फ्रेश नहीं हूँ, पता नहीं एग्ज़ाम में याद आएगा कि नहीं आएगा, परफॉर्मेंस कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये बर्डन लेके बिल्कुल नहीं चलना है, ना ये सोच के चलना है। आज तक मैं किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसका प्रीलिम्स इसलिए ना क्लियर हुआ हो क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सोया नहीं है।
इसीलिए सबसे पहले तो आप ये कोशिश करो कि आपको नींद आ जाए। 8-9 घंटा सो लिए, इनफैक्ट आप 4-5 घंटा भी सो लिए ना, तब भी काम बन जाता है। बट मान लो कि नींद नहीं आई, सिर्फ 1-2 घंटा की नींद आई, तो इस बात को लेके कि मुझे नींद नहीं आई है, मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, खुद को बर्डन नहीं करना है। आपने जो कुछ पढ़ा है सब कुछ आपके दिमाग में है। एक बार क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा, आप क्वेश्चन देख लोगे, तब जो चीज़ आप भूलते हो, आपको लगता है कि आपको याद नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक आपको याद आने लगती है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले या फिर पेपर देखने से पहले हम ना मल्टीपल चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, ये भी याद कर लिए, वो भी याद कर लिए। बट जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, आपके सामने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आप उसी बाउंड्री में चीज़ों को सोचोगे, उसके बियॉन्ड नहीं सोचोगे। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद आएगा। मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जो प्री का पेपर बिना सोए दिए थे और बहुत आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए थे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना कि नींद ही नहीं आता। तो ये भी एक रियलिटी है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्राई करो बट फिर भी आपको नींद ना आए। बट नींद नहीं आएगी तो इसको लेके अपने सर पे बर्डन नहीं रखना है कि यार मैं तो सो के नहीं आया हूँ, मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा। हैविंग सेड दिस, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप यही रखना कि आप कुछ देर सो लेना। ना मान लो आपको नींद ना आए तो सुबह क्या करना, टी लेना, कॉफ़ी लेना, आराम से पी लेना, नहा धो के फ्रेश होकर जाना, सब कुछ बढ़िया होगा। अब इसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में आ गए हो, देखो अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि यहीं पे डिसाइड होगा कि आप क्या करते हो, यहीं पे जो आपको माइंडसेट लेके चलना है ना, माइंडसेट डेवलप करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देखो पेपर मिलते ही सबसे पहले आप क्या करना कि पेपर को पलट पलट के देख लेना, सारे पेजेस हैं कि नहीं है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। एक बर्ड आई व्यू ले लेना पेपर का। इसके बाद देखो आपको ये मान के चलना है, ये सोच के जाओ कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आएगा, पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड आएगा, पेपर में आपको सरप्राइज़ एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहो, क्योंकि जब आप ये सोच के जाओगे, जब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाओगे, तब ना ये चीज़ शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो ये चीज़ आप पहले से दिमाग में लेके जाओ कि आपको 2024 के पेपर में 16 तारीख के दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको याद होगा ना 2023 का पेपर, 2023 का पेपर बिल्कुल अलग आ गया था। देखो जब इस टाइप का पेपर आए, जब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर ना आए, पेपर देख के तो आप गेज कर लोगे कि पेपर का लेवल क्या है। 2023 का पेपर आपने देखा है, 2023 का कट ऑफ आपने देखा है, तो आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि अगर 2023 का लेवल रहेगा पेपर का, तो कट ऑफ आपकी 75-80 के बीच में रहेगी। डेट इज़ वाई पेपर चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट आए, बहुत डिफ़िकल्ट भी आ जाए, फिर भी आपको पैनिक नहीं करना है। खुद से सिर्फ ये बोलना है कि पेपर टफ़ आया है तो सबके लिए टफ़ आया है, कट ऑफ इसकी नीचे जाएगी, सिर्फ मेरे लिए टफ़ नहीं आया है। आपको पेपर में हर हाल में काम रहना है। पेपर को देख के, क्वेश्चन के टफनेस को देख के पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, उतने क्या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। बट उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका काम रहना, आपका कंपोज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है ना, तो उस टाइम हम ये नहीं देखते कि हम कितने अटैम्प्ट करेंगे, उस टाइम आपका फोकस एक्यूरेसी होना चाहिए। क्योंकि देखो पेपर डिफ़िकल्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर सही क्वेश्चन के साथ आप कट ऑफ क्लियर करने के बहुत पास पहुँचते जा रहे हो ना। देखो पेपर में जो इनिशियल बूस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कोई सेट मिले, सेट ए मिले, सेट बी मिले, और शुरुआत के क्वेश्चन आपके एंशिएंट क्यों हो, शुरुआत के क्वेश्चन आपके मिडिवल क्यों हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन ना आए, तो आपको क्या करना है कि आपको पीछे से पेपर स्टार्ट कर देना है, नहीं तो 20 से पेपर स्टार्ट कर देना है। मतलब उस एरिया से आपको पेपर स्टार्ट करना है जो आपका फोर्टे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नॉर्मली क्या होता है, लोग पॉलिटी में, इकोनॉमी में कंफर्टेबल होते हैं या फिर साइंस एंड टेक में होते हैं, तो आपको इन एरियाज़ को खोजना है, इन एरियाज़ को चूज़ करना है। क्योंकि जो पेपर का स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट होते हैं, वो एज अ पावर प्ले काम करते हैं। इस टाइम पे आपको अपने कॉन्फिडेंस की विकेट लूज़ नहीं करनी है। क्योंकि क्या होगा कि मान लो आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखें और 10 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट का आ गया, आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तब आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव सोचने लगेगा। बट यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने दिमाग से ये बोलो कि ये तो एंशिएंट है, अभी पॉलिटी बचा हुआ है, अभी ज्योग्राफी बचा हुआ है, अभी साइंस एंड टेक बचा हुआ है। डेट इज़ वाई जो स्टार्ट का फेज़ होता है, स्टार्ट के 15-20 मिनट होते हैं, वहाँ पे आप इजी क्वेश्चन को हंट करना। पेपर चाहे आप कहीं से भी शुरू करना, जहाँ पे इजी क्वेश्चन होगा वहीं से स्टार्ट कर देना। चाहे पहले से स्टार्ट करो, 100 से स्टार्ट करो, 60 से स्टार्ट करो, आगे पीछे बीच में से कहीं से भी, बट स्टार्ट में आपको उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, उस सेक्शन से स्टार्ट करना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप स्टार्ट में ही 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। इवन जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जिस पे आप कंफ्यूज रहोगे, उसको भी सॉल्व कर लोगे। डैट इज़ वाई स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। ना देखो पेपर में ना जितना वेपन आपके पास है हर चीज़ यूज़ करना है। आपका नॉलेज हो गया, आपका पेपर रिडक्शन टेक्निक हो गया, आपका एक्टिव थिंकिंग टेक्निक हो गया, हर चीज़ आपको अप्लाई करनी है। हर क्वेश्चन को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देना है, हर क्वेश्चन को आपको फ्रेश तरीके से देखना है।
क्वेश्चन में कीज़ खोजना है, कीवर्ड्स खोजना है, जिसके थ्रू आप पेपर को सॉल्व कर पाओ। और बीच बीच में ना डीप ब्रेथ लेते रहना, लंबी लंबी सांसें लेते रहना, क्योंकि जब आप लंबी लंबी सांस लोगे तब आपके माइंड में ऑक्सीजन जाएगा। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे एंजाइटी लेवल पीक पे होता है। उस पीक को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस पीक को कम करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच बीच में आप लंबी लंबी सांस लेते रहना ना। हम ये हमेशा सुनते हैं कि पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है, पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना है। देखो, जब पेपर थोड़ा टफ आता है, थोड़ा पेपर ट्रिकी आता है, तो 3 राउंड हो नहीं पाता। मैक्स टू मैक्स आप 2 राउंड ही कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से करते हैं, लेकिन जब 1 घंटा बीत जाता है, बाद का जो 1 घंटा रहता है, उस टाइम पे बहुत भागा दौड़ी होने लगती है, जल्दी जल्दी हम पेपर को देखने लगते हैं, तो हमारी यहाँ जो एक्यूरेसी होती है ना, वो कम होने लगती है। इसीलिए आप पेपर के स्टार्ट से ही एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों पे फोकस करना, क्योंकि हाफ वे जाके पहला राउंड कंप्लीट करके आपको बबल फिल करना रहेगा, और बबल फिलिंग भी टाइम लेता है। आपका जो पहला राउंड रहेगा, उनमें आप उन क्वेश्चंस को करना जिनमें आप श्योर शॉट होगे, और जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, उनको आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना। और यहाँ पे ना, जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए होगे, उन क्वेश्चन में एक मोटा सा बड़ा सा गोला बना देना, ताकि जब आप सेकंड राउंड में पेपर को देखो तो क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो। और जिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहोगे, वहाँ पे भी टिक कर देना कि इसमें कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज हो, ताकि बाद में जब आप वापस आओ तो बाकी के जो 2 ऑप्शन है ना, उन पे ध्यान ना जाए, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी आप 2 ऑप्शन में फंसोगे ना, आई वुड से कि कोई ना कोई आप टिक करके आना। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए, 50-50 भी पहुंच गए, तो ये क्वेश्चन छोड़ना मत। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए होगे, 3 आपको नहीं पता होगा, 3 में कन्फ्यूजन होगा। तो देखो, इन क्वेश्चंस को ना आई वुड से कि छोड़ ही देना, क्योंकि ये प्योरली तुक्का ही हो जाएगा। पहले आप सब कुछ ट्राई कर लेना, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने एक्टिव लर्निंग टेक्निक सीखा है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आप बस एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, तो ऐसे क्वेश्चन को आई वुड से कि आप लीव कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुक्का ही होगा और ये नेगेटिव ले जाता है आपको। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखो, आप ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके पेपर में नहीं जा सकते हो कि मुझे 90 अटैम्प्ट करना है, 95 अटैम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि मान लो आप पहले से ये सोच के जाओ कि मुझे जीएस पेपर में 90 अटैम्प्ट करना है, 95 अटैम्प्ट करना है, तो क्या होता है कि मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया और आपके दिमाग में ये रहता है कि यार सब लोग तो ये बोलते हैं कि 95 अटैम्प्ट करना है, 90 अटैम्प्ट करना है, तब आप घींच तान के कुछ भी करके तुक्का मार के 90 तक पहुँचते हो। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपने सही किया रहता है ना, वो भी आपका नेगेटिव होते जाता है। बाद में जब आप पेपर मिलाते हो तो ये सोचते हो कि यार मैंने वही टिक किया होता जो मैंने किया था, तब भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। तो देखो, आर्टिफिशियल नंबर लेके कुछ नहीं जाना है कि मुझे इतना अटैम्प्ट करना है। कितना अटैम्प्ट करना है इस पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप मॉक पेपर दिए हो, आप प्रैक्टिस पेपर दिए हो और आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, तो आप कम भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बट आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लेना, ताकि आपको एक क्वेश्चन मिले। आप यही देखो, 2023 का कट ऑफ कितना गया था, 75 अप्रॉक्स कुछ गया था। दैट मीन्स कि आप एग्जैक्टली 38 क्वेश्चन सही करके आते तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। बट पेपर में क्या होता है ना, हमको ये पता चलता है कि हम एग्जैक्टली 38 सही किए हैं या नहीं किए हैं, और ना ही ये पता होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बट पेपर को देख के, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देख के आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 2023 का पेपर आपने देख लिया, 2023 का कट ऑफ देख लिया, तो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर 2023 की तरह वेग पेपर आएगा तो कट ऑफ 2023 के आसपास ही रहेगी। ना कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितना आप अटैम्प्ट करते हो और उसमें से कितना गलत करना आप अफोर्ड कर सकते हो, इस टेबल से आप देख सकते हो। मैं इस टेबल को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेट किया गया है कि 100 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना स्कोर करना है, कितना आप अटैम्प्ट करोगे तो कितना गलत करना आप अफोर्ड कर सकते हो। मान लो आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको 50 का 50 सही करना पड़ेगा, तब आपका 100 आएगा। मान लो आप 55 कर रहे हो तो आपको 51 सही करना पड़ेगा और आप 4 गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, तब आपका 99.33 आएगा। मान लो आप 70 कर रहे हो तो आप 15 गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, तब आपका 100 मार्क्स आएगा। तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और ये है कि कितना गलत करना अफोर्ड कर सकते हो। मान लो आप 80 कर रहे हो तो आप 22 गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, तब आपका 101 मार्क आएगा। इसको एक बार आप देख लेना तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कितना मुझे क्वेश्चन मिलेगा, कितने क्वेश्चन को मैं गलत करना अफोर्ड कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो आपको गैप मिलेगा, उसमें आपको भूल के भी पेपर 1 नहीं देखना है। आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना है कि पेपर 1 आपने कैसा किया, क्योंकि जो सीसेट है ना, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ इससे डिफाइन नहीं होती है कि सीसेट का पेपर कितना डिफिकल्ट आया है, बल्कि आप पेपर 1 में कैसा परफॉर्मेंस दे के आए हो वो भी डिसाइड करेगा कि आपका सीसेट का पेपर कैसा जाता है। और अगर ब्रेक में आपको पता चले कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, तो सीसेट का पेपर देने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस डिप हो जाता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आपको अर्ज हो, बट पेपर बिल्कुल डिस्कस मत करना। वैसे भी आप देख रहे हो ना कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोचिंग वालों को मिल जा रहा है,
उसके बावजूद भी कोचिंग वाले आंसर की नहीं निकाल पा रहे हैं। 20-20, 25-25 क्वेश्चंस की गलतियां हो रही हैं। तो आप पेपर डिस्कस करके आंसर की मैच करके क्या करोगे? किसको आंसर पता होगा? कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान उल्टा होगा। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, ये चीज़ आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ना देखो, सीसेट के पेपर में काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम पहले मैथ करें या फिर रीजनिंग करें। तो देखो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका फोटे क्या है, आपकी सीटीआई में स्ट्रांग हो, आप वो सेक्शन चूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि चाहे आप कोई भी सेक्शन को चूज़ करो, उस सेक्शन को आपको 45 से 50 मिनट में ख़त्म करना है। मान लो आप स्टार्टिंग मैथ और रीजनिंग से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैथ और रीजनिंग पूरा 1 से लेकर 80 तक देख लेना है। इसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सबको देख लेने हैं, और जो इजी क्वेश्चंस है जो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो उनको पिकअप करना है। और कोशिश करना है कि 50 मिनट के अंदर आप एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लो, जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सबको देख लो। इसके बाद 45 से 50 मिनट आप आरसी को देना। तो ये उनके लिए है जो पहले मैथ रीजनिंग सॉल्व करना चाहते हैं, और जो पहले आरसी सॉल्व करना चाहते हैं वो भी यही करेंगे कि पहले 45-50 मिनट में पूरा आरसी देख लेंगे। देखो, मैथ रीजनिंग और आरसी में डिफरेंस क्या होता है कि मान लो आप आरसी स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, तो आपको 45-50 मिनट में ऑलमोस्ट सारे आरसी देखने पड़ेंगे। मान लो 27 क्वेश्चन आरसी का दे रहा है तो आपको ऑलमोस्ट सारे देखने पड़ेंगे। बट मैथ रीजनिंग में आपको सब कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट सीसर के पेपर में ही आपको सब कुछ नहीं सॉल्व करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में आप मत लेके जाना कि आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो यहीं से प्रेशर बन जाता है कि 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 120 मिनट है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखना है कि आपको 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक जो ऑप्टिमम लेवल होता है, एक जो बीच का पॉइंट होता है, वो होता है 50 से 55 क्वेश्चन। देखो, जीएस में मैंने आपको नहीं बताया कि आपको कितना सॉल्व करना है, बट सीसेट में ना बहुत कम अटैम्प्ट करना, ना बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करना, एक बीच का लेवल लेके चलना। इन 50 से 55 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में भी ये डिपेंड करेगा कि आपने आरसी के कितने अटैम्प्ट किए और क्वांट के कितने किए। मान लो आपका क्वांट बहुत अच्छा है, आपको पता है कि आप जो क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सही है, तब बहुत ज़्यादा आपको आरसी सॉल्व नहीं करना है। आप क्वांट रीजनिंग प्लस कुछ क्वेश्चन आरसी सॉल्व करके भी कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट मान लो आप आरसी सॉल्व कर रहे हो और आप आरसी पे बेट लगाए हो, उस वक्त ना थोड़ा क्वेश्चन आपको चाहिए होता है। मान लो 27 क्वेश्चन आरसी का आ रहा है, उसमें कुछ आप गलत करोगे, कुछ यूपीएससी गलत देगा, तो 6-7 क्वेश्चन आप गलत मान के चलो। 20 क्वेश्चन मान लो आप सही करके आ रहे हो इफेक्टिवली, तो 20 इंटू 2.5 हो जाएगा। साथ में जो 7 क्वेश्चन गलत किए उसका 0.833 माइनस भी होगा। 20 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? तो 50 हो गया। बाकी 7 इंटू 0.83 कितना होगा? ये आपका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स होगा। मतलब अगर आप 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें से 20 सही कर रहे हो, 7 गलत कर रहे हो, तो इफेक्टिवली आपका मार्क्स कितना आएगा? 44 मार्क्स आएगा। और अभी भी आपको 23 मार्क्स चाहिए, 67 मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। दैट मीन्स अभी भी आपको 10 क्वेश्चन सही करना है। यहाँ तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई कि आप 27 अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका 20 सही है। हो सकता है आप 27 अटैम्प्ट करो, आपका 18 सही हो, 15 सही हो, तो जितना गलत आपका आरसी में होते जाएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्वांट के लिए सॉल्व करने होंगे। और एक आप ये मोटा मोटा पकड़ सकते हो, इवन जो मैंने आरसी की वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आरसी कैसे सॉल्व करना है, उस तरीके से आप अप्रोच करोगे तो 27 में से 20 पैसेज आप सॉल्व कर लोगे। मैं आरसी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप एक बार देख लेना। जैसे हमने जीएस पेपर 1 में देखा था, उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कितना अटेम्प्ट करोगे तो कितना गलत करना आप अफोर्ड कर सकते हो। कट ऑफ कितना होता है? 33%, डैट इज़ 66.67। तो ये आपका कट ऑफ है, ठीक है। मान लो आपने 27 अटेम्प्ट किया तो आपको 27 का 27 सही करना पड़ेगा, तब आपका 67.5 आएगा। मान लो आपने 33 अटेम्प्ट किया, तब आप कितना गलत करना अफोर्ड कर सकते हो? 4। उसके बाद आपका मार्क्स आएगा 69.17। मान लो आपने 45 अटेम्प्ट किया, तब आप कितना गलत करना अफोर्ड कर सकते हो? यहाँ देखो, 13 गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, आपका मार्क्स कितना आएगा? 69.17। मान लो आपने 54 अटेम्प्ट किया, तो आप कितना गलत करना अफोर्ड कर सकते हो? यहाँ देखो, 20 गलत कर सकते हो, आपका मार्क्स आएगा 68.33। तो ये टेबल भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। एक आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं कितना अटेम्प्ट करूँगा तो मैं कितना गलत करना अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना मेरे पास क्वेश्चन रहेगा। सो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ ब्रीफ कर दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, कैसा माइंडसेट लेके पेपर में जाना है। इन सब को मैं कंक्लूड करूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर चाहे कैसा भी आए, जितना भी अनएक्सपेक्टेड आए, आप ये मान के चलो कि पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा ही। 2023 से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्या करेगा कि 100 के 100 क्वेश्चन में ओनली 1 ओनली 2 कर देगा। करने दो, कट ऑफ नीचे जाएगा, जो आज 75 जा रहा है कल 45 जाएगा। तो अपने दिमाग में बार बार आप ये मैनिफेस्ट करो कि चाहे जैसा भी पेपर आएगा, जो भी होगा, आप संभाल लोगे। जो आपने कमेंट किया है ना कि मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगी, ये आपने सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट नहीं किया है, ये चीज़ आप फील करते हो और ये चीज़ आप कर के आओगे, इसीलिए आपने कमेंट किया है। किसी बात की कोई टेंशन मत लेना कि मेरा टेस्ट सीरीज़ में इतना मार्क्स आया था, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया।
कोई ये नहीं बोलेगा कि वो 100% प्रिपेयर है। आपको 1 साल और दे दिया जाएगा, 2 साल दे दिया जाएगा, तब भी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपकी यही फीलिंग रहेगी। ट्रस्ट मी, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितना आपने पढ़ा है, वो मोर देन इनफ है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बस आपको काम रहना है ताकि आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर पाओ।